हाँ तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पर लाइफ साइंस 2020 का एक क्वेश्चन पेपर में रिसेंट का मैं आप लोग को लिख करके बताना चाहूँगा कि आज के समय में जो चैप्टर्स जिसको हम लोग डील करते हैं, खास करके चैप्टर्स ए हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज़ जो चैप्टर्स है, जो चैप्टर 3 है, वो इतना इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये बहुत ईजी है। मैथमेटिकल की तरह इसमें 100 में 100 मार्क्स उठा सकते हो। तो आइदर बेंगली स्टूडेंट যদি থাকেন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ মাধ্যমিক এডুকেশন যদি দিচ্ছেন বা सीबीएसई आईसीएसई বা কোনো हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि ये हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज এটা এত ভালো চ্যাপ্টার্স আছে যেখানে আমি ম্যাক্সিমাম मार्क्स তুলতে পারবো। একটা আমি এটা শো করছি তোমাদের, এই मैं दिखाने का चेष्टा कर रहा हूँ 2020 का पेपर। अगर তোমরা যদি দেখো তাহলে দেখতে পারবে এখানে 15 নম্বর क्वेश्चन আসছে। देखो एक नंबर यहाँ से डिसाइड द विच फॉलोइंग द वेयर द सिलेक्टेड मेंडल, 2 नंबर। यहाँ भी एक 3 नंबर। ये सब मेंडल्स का चैप्टर से है, हेरिडिटी का 3 नंबर हुआ। यहाँ भी देखो ये 4 नंबर 2.3, 4 नंबर डिजीज ह्यूमन पॉपुलेशन एक्स क्रोमोसोम, 4 नंबर। यहाँ भी देखो 2.9 मेंडल, 5 नंबर। ये मैचिंग वाला भी देखो जेनोटाइप 6 नंबर। यहाँ भी देखो 2.2 मेंडल 7 नंबर। और यहाँ देखो शो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो भी हो 3.8 8 नंबर। 3.9 ये भी देखो जीनोटाइप एंड फेनोटाइप। और ये 3.10 ये भी देखो, ये भी मेंडल्स चैप्टर से है। और यहाँ देखो 4.3, यहाँ 5 नंबर। अगर इस तरह से देखो तो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चंस तुम्हारे जो चैप्टर्स है, ये मेंडल्स जो मैंने अभी बताया, हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज़, इसको करना और समझना बच्चों लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो मीडियम क्लास के बच्चे हो या एवरेज या फिर टॉप ग्रेड के स्टूडेंट जो चाहते हो कि हम लोग 90 100 में 99 98 मार्क्स लेके आएँ, तो सबको लिए ये चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं ये क्वेश्चंस में कुछ बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले ये क्वेश्चंस अगर तुम लोग देखते हो तो ये जानने के लिए कुछ बातों हम लोग को जानना होगा। देखो ये 1.7, इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग? आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ गिनी पिग हैविंग ब्लैक कलर एंड रफ हेयर। तो यहाँ पर तुम लोग को जानना होगा कि जो ब्लैक कलर होता है वो डोमिनेंट होता है। ब्लैक कलर डोमिनेंट होता है, तो हैविंग ब्लैक कलर और रफ हेयर होना होगा। तो ब्लैक जहाँ भी बी, कैपिटल बी और बी है, वो ब्लैक कलर हो जाएगा। तो ये ब्लैक कलर निकालना है। और रफ हेयर, रफ जो हेयर है वो डोमिनेंट होता है, यानी कि आर इज डोमिनेंट। ये यहाँ पर देखो तुम लोग, बी बी आर इज द डोमिनेंट, यानी रफ हेयर इज डोमिनेंट। एंड स्मूथ हेयर, चिकना जो बाल होता है वो, यानी कि इस तरह का। जहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये भी ब्लैक हो जाएगा और ये रफ हो जाएगा, ये भी ब्लैक हो जाएगा, ये भी रफ हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हमको यहाँ मिल जा रहा है, लेकिन बाकी सब में नहीं मिलेगा। देखो ये डोमिनेंट ब्लैक है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। यहाँ तो आर कैपिटल नहीं है, तो ये नहीं हुआ। इसमें भी देखो ब्लैक नहीं हो रहा, आर कैपिटल तो हो रहा है। इसमें भी देखो ब्लैक नहीं हो रहा, इसमें भी ब्लैक नहीं हो रहा, लेकिन इसमें ब्लैक दोनों ही कैपिटल है। देखो बी कैपिटल आर कैपिटल, बी कैपिटल आर कैपिटल, इसलिए इसका आंसर ये होगा। देखो 1.9 एक क्वेश्चन है 8 कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वेयर सेलेक्टेड बाय मेंडल एज रिसेसिव ट्रेट्स। तो इसको जानने के लिए तुमको बच्चों ये बहुत जानना जरूरी है कि जो रिसेसिव मतलब क्या हुआ। रिसेसिव ट्रेट हमको बताना है, हमने अप्रभावी लक्षण, एक है ना हमारे अप्रभावी लक्षण हमको जो दब जाता है। जब दोनों कैरेक्टर एक साथ रहते हैं तो एक लक्षण जो दब जाता है उसको रिसेसिव ट्रेट कहते हैं, उसको हमको खोज के निकालना है। उसके लिए देखो ये 7 जोड़ा जो लक्षण ट्रेट जो खोज के निकाला था मेंडल ने पी मटर के पौधे पे, वो था लेंथ ऑफ द स्टेम पौधे की लंबाई, टॉल कैपिटल टी के द्वारा ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और डॉर्फ माने हाइट छोटा, एक स्मॉल टी टी, ये अप्रभावी लक्षण है। रिसेसिव यानी ये डोमिनेंट है, इधर रिसेसिव का हम लोग चार्ट बना रहे हैं। कलर ऑफ द फ्लावर का कलर अगर पर्पल होगा, कैपिटल पीपी के द्वारा दिखाएंगे तो डोमिनेंट होगा, और वाइट जो है स्मॉल पीपी वो रिसेसिव होगा। कलर ऑफ द सीड येलो अगर होगा, मटर का कलर देखे हो येलो कलर का भी मटर मिलता है और हरा रंग का भी मिलता है।
अगर येलो अगर होगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, कैपिटल वाई वाई के द्वारा दिखाएंगे। अगर ग्रीन अगर होगा तो ग्रीन वाला मटर है वो दाना वो स्मॉल वाई यानी कि रिसेसिव अप्रभावी लक्षण हो। नेक्स्ट, कलर ऑफ द अनराइप पोड। अनराइप पोड मतलब जो छेमी, मटर का छेमी जो तुम लोग खरीद के लाते हो, मटर जब फलता है तो इस तरह का जो मटर का छेमी होता है उसको हम लोग पोड कहते हैं, मटर के छेमी को पोड कहते हैं। अनराइप मतलब जब वो पका हुआ नहीं है तो वो क्या होता है, ग्रीन कलर का हो सकता है या तो येलो कलर का होता है, दो कलर का होता है वो पोड। तो अगर ग्रीन कलर का होगा तो उसको कैपिटल जी के द्वारा दिखाएंगे, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल जी जी। और येलो कलर जो है स्मॉल जी जी के द्वारा दिखाएंगे, वो होगा येलो और रिसेसिव कैरेक्टर। फॉर्म ऑफ द राइप पोड्स, जो ये छेमी का जो आकृति होगा, अगर वो चिपटा भी होता है गोल भी होता है। देखो कि मटर जब मिलता है बाजार में तो कुछ कुछ मटर अंगुली की तरह गोल गोल होता है और कुछ कुछ चपटा चपटा मटर होता है। अगर इनफ्लैटेड होगा, अगर गोल होगा तो उसको हम लोग कैपिटल आई आई के द्वारा दिखाएंगे, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। अगर कंस्ट्रिक्टेड यानी चपटा होगा तो उसको हम लोग स्मॉल आई दिखाएंगे, वो चपटा ये डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर होगा। फॉर्म ऑफ द राइप सीड यानी कि जो पका हुआ जो सीड है, जो दाना है, तो वो स्मूथ चिकना हो सकता है और रिंकल झुरीदार हो सकता है, जिसको ये डाइहाइब्रिड कोर्स मेंडल ने किया था, कैपिटल आर आर स्मॉल आर आर देके, मैंने राउंड रिंकल्ड बीज को लेके किया था। ये तुम लोग को पता है, सुने हो। तो ये स्मूथ चिकना अगर होगा मटर का दाना तो आकृति के आधार पर ये दो कैरेक्टर खोजा था, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, झुरीदार रिंकल्ड। और लास्ट एक पोजीशन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर कहाँ लगता है, ये मैंने एक चैप्टर तुम लोग को पढ़ाया था कि अगर फूल जो है एकदम लास्ट पोजीशन पे लगता है, इसको एक टर्मिनल फ्लावर कहते हैं। और अगर ये फूल जो है कहीं जो दो ब्रांच है, दो ब्रांच के एक्सियल से अगर ये निकलता है फूल तो उसको एक्सियल फ्लावर कहते हैं। तो एक्सियल से निकलने वाला फ्लावर को कैपिटल ए के द्वारा दिखाएंगे और टर्मिनल फ्लावर को स्मॉल ए के द्वारा। तो देख लो ये 7 पेयर अगर तुम जान जाओगे तो ये इस तरह के कितने भी बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में तुम्हारा हर साल आते हैं, इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है। तो चार्ट मैंने तुम लोगों को दे दिया, इससे ये वाला क्वेश्चन तुम आसानी से कर पाओगे। देख लो यहाँ पे कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू वेयर सेलेक्टेड बाय मेंडल्स रिसेसिव ट्रेट्स। तो मेंडल का रिसेसिव ट्रेट कौन सा आएगा, तो रिसेसिव हम लोग ये लोग देखेंगे। देखो कलर ऑफ द फ्लावर पर्पल, पर्पल तो ये डोमिनेंट में आ गया, तो ये तो आएगा ही नहीं। लेंथ ऑफ द स्टेप डॉर्फ, छोटा, तो देखो ये डॉर्फ जो है रिसेसिव में आया। और फॉर्म ऑफ द राइप सीड, देखो फॉर्म ऑफ द राइप सीड, ये देखो रिंकल्ड स्मॉल आर, रिंकल्ड को हम लोग स्मॉल आर आर के द्वारा दिखाते हैं और डॉर्फ को हम लोग स्मॉल टी टी के द्वारा दिखाते हैं। पौधा को डॉर्फ छोटा को स्मॉल टी टी के द्वारा दिखाते हैं, रिंकल्ड को आर आर। देखो दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर है, तो हम लोग इसका आंसर जो है मारेंगे बी में से। तो बोल रहा है डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन लोकेटेड इन एक्स क्रोमोसोम। ये लोग हमेशा ही सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं, ये जान के रखोगे कि जो हेरिडिटरी जो जेनेटिक डिजीज है, जो माता पिता संतानों में जाते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, ये हमेशा ही एक सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, एक्स के ऊपर पाए जाते हैं और इसीलिए इसको लोकेटेड इन एक्स क्रोमोसोम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए उस चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ 2.9 कि मेंडल यूज द टर्म जीन व्हाइल डिस्क्राइबिंग हिज एक्सपेरिमेंट विद हेरिडिटी। तो मेंडल ने जब क्रॉस किया था, तुम लोग पढ़े हो, तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स है, तुमको बताना है कि मेंडल ने टर्म जीन टर्म का यूज़ किया था जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट के ऊपर में, तो वो जीन टर्म का यूज़ किया था क्या, बताओ तुम लोग, सही है कि गलत? नहीं, जीन शब्द का खोज उस समय वो नहीं किया था। जीन शब्द का बाद में तो खुराना नामक वैज्ञानिक ने किया था, इंडियन वैज्ञानिक थे, जीन का खोज किया था। तो वो अमेरिका यूएसए में ये खोज किए थे। तो ये जीन के जगह वो ट्रेट कहते थे, ट्रेट या फैक्टर, कारक हिंदी में कहते हैं, वो जीन का प्रयोग नहीं, इसलिए ये फॉल्स हो गया। देखो और भी देखो मैचिंग में भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन आया कि जीनोटाइप ऑफ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड येलो कलर्ड। तो रिंकल्ड के लिए हम लोग स्मॉल आर आर होगा और येलो कलर्ड के लिए वाई आई होगा। देखो ये वाला जीन के साथ मैच कर देंगे हम लोग, कितना आसान है। और देखो 2.22 विच लॉ ऑफ मेंडल कंक्लूड फ्रॉम हिज डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया था, उस मेंडल के उस लॉ के डाइहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट करने के बाद में उसने कौन सा लॉ दिया था? तो सेकेंड लॉ दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम।
फिर देखो आगे बढ़ते हैं, कितना सारा क्वेश्चन देखो एक साल में आता है कि सो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट अमंग पेरेंट्स इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। कि जो माता पिता में जब क्रॉस होता है, माता और पिता में जब आपस में क्रॉस होकर नए संतान उत्पन्न होते हैं, तो या तो बेटा होता है या बेटी होती है, तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का जो निर्धारण होता है कि वो पुत्र होगा कि पुत्री, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सबको पता है कि माता ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पिता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं क्रॉस करके ये मेरा वीडियो एक बना हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तुम लोग देख लोगे। सेक्स आसानी से इसको तुम लोग कर सकते हो, बहुत कठिन भी नहीं है। ये 2 नंबर क्वेश्चन, इसको करने के लिए कोई ज़्यादा कुछ झमेला भी नहीं करना है, तो ये बता ही दे रहा हूँ तुम लोग को। देखो अगर मेल और फीमेल को अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो मेल के लिए क्या होगा XY, और फीमेल के लिए हम लोग पकड़ेंगे XX। ऐसे तो 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम होता है, तो इसको हम लोग साइड ही करके रखते हैं। तो देखो अगर इसके साथ इसका क्रॉस कराते हो तो XX हुआ, और इसके साथ अगर इसका क्रॉस कराते हो तो XX हुआ, फिर Y के साथ इसका क्रॉस कराते हो तो XY, और Y के साथ इसका क्रॉस तो XY। तो देखो ये दोनों ही लड़की हुई और ये दोनों ही लड़का हुआ। तो ये लड़का किसके कारण हुआ, Y के कारण। तो Y कहाँ से आया, ये पुरुष से आया, इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। इसका आदमी इसके बाद लिख दोगे कि मेल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन फीमेल बिकॉज द Y क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल। बस बहुत ही आसान है, बहुत कठिन नहीं है ये। फिर देखो 10 नंबर क्वेश्चन, गिव योर ओपिनियन अबाउट प्रोबेबल सजेशन विच कैन बी गिवन इन ए पेयर ऑफ कंटेंडर्स बिफोर मैरिज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जेनेटिक डिजीजेस फ्रॉम द सोसाइटी ऑलरेडी नोन टू यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपना विचार रखो, तुम अपना सजेशन दो कि अगर किसी मेल और फीमेल का शादी दिया जाता है, एक लड़का और लड़की को, तो मैरिज से पहले उसका आने वाला जेनेटिक बीमारियां ना हो, भविष्य में आनुवंशिक कुछ बीमारी आगे ना बढ़े, उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट उसको करा लेना चाहिए, कौन कौन सा चीज़ उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही फैक्टर है, एक RH फैक्टर होता है। तो ये RH फैक्टर का टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोनों का RH फैक्टर एक पॉजिटिव और नेगेटिव अगर अलग अलग अपोजिट RH फैक्टर होने से ये बहुत ही डर पैदा हो जाता है दोनों में, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी पैदा होती है, आ गया एर्थ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस उसका नाम। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें पहला संतान तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बाद में दूसरा जो संतान होता है, क्योंकि वो फैक्टर जीन वहाँ पर बन जाने के बाद में उसका एंटीबॉडी वहाँ पर बन जाने के बाद में वो वहाँ पर जमा हो जाता है, और आने वाले भविष्य में बच्चे को जन्म नहीं हो पाता। सेकेंड चाइल्ड फिर उसका हो ही नहीं पाता, वो 7-8 महीने गर्भ रहते रहते ही वो ख़त्म हो जाता है बच्चा, और ब्लीडिंग होकर एबॉर्शन हो जाता है। तो इस तरह से RH फैक्टर का टेस्ट कराने से सेम अगर RH फैक्टर दोनों का है तो अच्छा है। दूसरा है, तुम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बीमारी जानते हो जिसका नाम है एड्स या HIV जिसको बोलते हैं, वो टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर HIV हो तो शादी ना करे तो ही अच्छा है कि दोनों में से किसी एक का। दूसरा STD डिजीज होती है कुछ कुछ, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और हेपेटाइटिस वगैरह का भी टेस्ट हम लोग को कराना चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीज़ है जो हम लोग को ये ऐसे भी कॉमन नॉलेज से ये सब चीज़ याद रखना चाहिए, जानना चाहिए। और ये क्वेश्चन तुम जान गए अगर इतना सारा, तो इससे बहुत सारे नेक्स्ट बार में शॉर्ट क्वेश्चन इसी से आएंगे जो तुम सॉल्व कर पाओगे। तो चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं कि और क्या है इसमें। देखो लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर का क्वेश्चन आया है उस चैप्टर से, कि टेबलेट द 3 पेयर्स ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। अभी हम तुम लोग को बताए थे कि रिसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टर के चार्ट अच्छी तरह से याद कर लोगे। ये हर साल जो है इससे तुमको 3 या 4 क्वेश्चन हर साल तुम लोग को मिल जाएगा। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगा तुमको, कि जैसे ही तुम ये करते हो तो देखो 3 नंबर यहाँ से आया और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर आया, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन ये चार्ट याद करने से तुमको मिल गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स, यहाँ पे प्लान कर दे दोगे 3 जोड़ा। अच्छा, उसका बाद में कि स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ मोनोहाइब्रिड को तुम लोग कैपिटल T स्मॉल t के साथ जो क्रॉस किया गया था, इस पर एक मेरा वीडियो बना हुआ है, तुम लोग देख लोगे। कैपिटल TT और स्मॉल tt लंबा पौधा और बोनापेडा के बीच जो क्रॉस करा के चेकर बोर्ड की सहायता से किस तरह से वो रिजल्ट मिला था, जिसके हाथ में उसने पहला लॉ दिया था कि F1 PD में दोनों ही कैरेक्टर जो एक साथ थे
कैपिटल टी माने डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स बोथ आर प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन टुगेदर, बट दे डिड नॉट मिक्सड अप एंड दे सेपरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन द सेकेंड जनरेशन। जब ये सेकेंड यहाँ से F2 जनरेशन जब बनने के लिए तैयार होगा तो देखोगे यहाँ दोनों गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो जाता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेपरेशन एंड लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र होने का नियम ये दिया था। तो ये सिर्फ लिखना है कि कौन सा लॉ डिड्यूस किया था, उसको कैसे किया। देखो और करके क्वेश्चन आया कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिड नॉर्मल मेल, बहुत ही आसान है ये। देखो मैं बता देता हूँ तुम लोग को यहाँ पे, जो कुछ भी नहीं है सब क्वेश्चंस में, तुम लोग कठिन लग जाता है ये, कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिड इन नॉर्मल मेल, जस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस अमॉन्ग द चिल्ड्रेन एंड द फर्स्ट फीमेल जनरेशन। तो पूरा कलर ब्लाइंड देखो यहाँ पर है क्या, कलर ब्लाइंड फीमेल और एक नॉर्मल मेल। तो हम लोग ऐसे हम लोग करते हैं, क्रॉस कैसे कराते हैं, देखो हम लोग क्रॉस कराते हैं। ऑटोजोम को छोड़ दो हम लोग, ये तो 6 क्रोमोजोम पर रहता है, ऑटोजोम 22 पेयर होता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, चलो हटाओ 22 पेयर ऑटोजोम। लेकिन हम लोग करना क्या है, XY को लेंगे और फीमेल में क्रॉस कराएंगे तो XX को लेंगे। तो कलर ब्लाइंड का जीन अगर होगा तो वो रिसेसिव जीन होगा जो X पे रहता है, हमेशा वो X पे रहता है। तो X पे अगर रहेगा तो नॉर्मल मेल है तो किसी पर भी ये जीन अगर होगा नॉर्मल तो एक कैपिटल X होगा नॉर्मल जीन। और फीमेल पे क्या है कि फीमेल मैरिड एक कलर ब्लाइंड फीमेल है। कलर ब्लाइंड फीमेल होने का मतलब है कि दोनों पर ही स्मॉल सी ये कलर ब्लाइंड का जो जीन है, डिफेक्टिव जो जीन है, ऐसे नॉर्मल में कैपिटल C होता है, दोनों नॉर्मल जीन होता है तो कलर ब्लाइंड नहीं होता, लेकिन किसी प्रकार म्यूटेशन होने के कारण डिफेक्ट हो जाता है जीन में तो कैपिटल C जो है स्मॉल c बदल जाता है। तो ये दोनों में होगा तभी एक कलर ब्लाइंड फीमेल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मान लो कि अगर एक ठो में हुआ एक में नहीं हुआ, एक में कैपिटल C आ जाएगा, तो दोनों तो एक ही साथ है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम में एक साथ रहता है दोनों, तो ये कैपिटल C इस पर डोमिनेंट हो जाएगा, तो अब इसको कलर ब्लाइंड नहीं होने देगा, वो कैरियर होगा, मानी उसको कलर ब्लाइंड नहीं होगा, वो कैरी करेगा जीन लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं होगा बाहर से। तो ये कलर ब्लाइंड इसको हम लोग करते हैं। तो देखो कि क्या होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन में क्या क्या होगा। देखो x इसके साथ x के साथ x का कराते हैं हम लोग क्रॉस, तो x यहाँ से कैपिटल C यहाँ से स्मॉल c, और फिर इसका x के साथ इसका सेकेंड वाले के साथ तो कैपिटल C और स्मॉल c आ गया यहाँ पे, यहाँ से स्मॉल c आ गया यहाँ कैपिटल C। फिर देखो y के साथ इसका तो x कैपिटल स्मॉल c और y इसके साथ इसका x स्मॉल c एंड y। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो जहाँ कैपिटल C होगा वही कलर ब्लाइंड पैदा करेगा। तो यहाँ पर देखो एक कैपिटल C है लेकिन ये कैपिटल C है लेकिन साथ में नॉर्मल डोमिनेंट C भी है, इसको ये दबा देगा, इसलिए जो फीमेल होगा ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, नॉर्मल होगा। ये भी फीमेल है, दोनों X है, यहाँ पे इसको ये दबा देगा क्योंकि कैपिटल C है, इसलिए ये भी नॉर्मल फीमेल होगा। यानी कि अगर हम लोग कहेंगे कि दोनों कैरियर है, नॉर्मल बाहर से देख रहा है नॉर्मल, लेकिन अगर ऐसे हम लोग लिखा जाए तो इसको कैरियर बोलेंगे, कैरियर फीमेल, और ये भी हो गया कैरियर फीमेल, कैरी कर रहा है स्मॉल c को, लेकिन ये बाहर से दिखेगा नहीं कलर ब्लाइंडनेस, बाहर से नॉर्मल दिखेगा। और यहाँ अगर देखें हम लोग तो दोनों पर ही ये x पे है, ये दोनों स्मॉल c यहाँ से आया है, तो ये भी हो गया कलर ब्लाइंडनेस और ये भी कलर, दोनों ही लड़का जो है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस हो गया। देखो बच्चों यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट एक क्वेश्चन है, यहाँ से देखो कि शो विथ द हेल्प ऑफ क्रॉस हाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल इज डिबेटेड इन द केस ऑफ 4 o'clock प्लांट इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में 4 o'clock जो प्लांट था मिराबिलिस जालापा का अगर क्रॉस कराया गया तो वो जो है मेंडल्स का जो लॉ है वो मेंडल्स के लॉ को मान के नहीं चलता है, वो F2 जनरेशन में डिविएट किस तरह से करता है। तो ये इसके लिए एक टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ लेंगे और उसको जान भी लेंगे, और इस तरह से कुछ नए क्वेश्चंस की तैयारी भी हो जाएगी आपकी। तो देखिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, टाइम कम होने के कारण तो पहले से रेडी कर चुका हूँ मैं। यहाँ देखो ध्यान से कि मिराबिलिस जालापा भी कहते हैं इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है 4 o'clock। इस पर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल कोरेंस, उस पर काम किया था वो। जो मिराबिलिस जालापा
का नाम ही है 4 o'clock, क्योंकि 4 बजे फूल खिलती है। वैज्ञानिक नाम मिराबिलिस जालापा है। कार्ल कॉलेस नामक वैज्ञानिक ने इस पे काम किया था, वर्क्स ऑन दैट प्लांट एंड डिस्कवर्ड ए प्रोसेस कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसका डोमिनेंस के बारे में तो हम लोग जानते हैं जो मेंडल्स ने बताया था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी हो सकता है ये नहीं बताया था। ये मिराबिलिस जालापा खोज करके कार्ल कॉलेस ने बताया था कि डोमिनेंट जो है ये कंप्लीट नहीं होगा। कैसे देखो, उसने मिराबिलिस जालापा 4 o'clock का रेड रंग का फ्लावर लिया और वाइट रंग का फ्लावर, 2 किस्म के फ्लावर वाला पौधे को क्रॉस कराया। तुम जानते हो जैसे कि जावा का फूल में देखते हो रेड फूल वाला पौधा भी होता है, सफ़ेद फूल वाला पौधा भी होता है। उस तरह से 4 o'clock का 2 पौधे के बीच क्रॉस कराया। यानी क्रॉस कैसे होता है ये मैंने फर्टिलाइजेशन चैप्टर मैंने बताया है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा वीडियो में, तुम देख लोगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब क्रॉस कराया तो इसका स्टेमिन का जो पोलन ग्रेन्स जो है उसका स्टिग्मा पे डाला और इसका उस पर डाला, तो इस तरह से क्रॉस कराया। तो रेड फ्लावर का जो कैपिटल RR और वाइट फ्लावर के जीन को स्मॉल RR पकड़ा वो, और इस तरह से देखा कि F1 जनरेशन में इससे R और इससे स्मॉल R आया। पिंक सारे पौधे पिंक हो गए F1 जनरेशन में, पहली पीढ़ी में। तो ये पहला तो डिविएशन यही हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई डोमिनेंस नहीं है। क्योंकि डोमिनेंस हमेशा जो मेंडल्स बोला था कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर और 7 जोड़ा डोमिनेंट कैरेक्टर और 7 जोड़ा रिसेसिव कैरेक्टर को लेकर के पेयर्स ऑफ कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया था, और इनकम्प्लीट डोमिनेंट की बात नहीं कहा था। लेकिन यहाँ F1 जनरेशन में ही न तो वाइट हुआ फ्लावर न तो रेड हुआ, यानी कि पिंक हो गया, तो ये यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। न तो ये इसको दबा सका न तो ये इसको दबा सका, माने कोई किसी का डोमिनेंट नहीं हुआ, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अपूर्ण प्रभाविता, इसको हिंदी में कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता, यहाँ पर शो कर दिया। फिर देखो F2 जनरेशन में हम लोग अगर आते हैं इसको क्रॉस को, इसी को अगर हम लोग 2 पौधा, इसमें जितने भी पौधे मिले उसी पौधे के फूल को आपस में क्रॉस कराया, उसी पौधे के फूल को आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद देखो इसमें से 2 तरह के जीन मिले, कैपिटल R और स्मॉल r, जैसे कि तुम लोग कैपिटल T स्मॉल t मिला था देखे थे, और इसको हम लोग जो क्रॉस कराएंगे चार्ट मिलेगा, ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। उसी तरह से RR के साथ यहाँ रेड फ्लावर और R के साथ स्मॉल r, यहाँ पिंक फ्लावर, और यहाँ भी स्मॉल r पिंक फ्लावर, और यहाँ दोनों R और स्मॉल वाइट फ्लावर। तो अगर हम लोग देखें तो कैपिटल RR एक तो है, कैपिटल R और कैपिटल R 2 पीस है, 2 भाग 2 जगह है, 2 हिस्सा, और स्मॉल r 1 हिस्सा है। तो इसको जीनोटाइप को अगर हम लोग देखें तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो अगर देखेंगे तो रेड फ्लावर 1 हुआ और पिंक फ्लावर 2 हुआ और वाइट फ्लावर 1 हुआ, तो फिनोटाइपिक रेशियो भी 1 हुआ। देखो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा क्रॉस है जिसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही बराबर होते हैं, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखो यहाँ फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही हुआ, तो ये यहाँ पर डिविएट कर गया। ये बोला ना कि मेंडल्स डिविएटेड इन केस ऑफ 4 o'clock प्लांट इन द F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में वो क्या बोला था कि 1:2:1, तो जीनोटाइप का रेशियो तो ठीक ही है, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3 भाग पौधे लंबे हुए थे और 1 भाग पौधे बौने हुए थे, क्योंकि जो लंबा पौधा था वो वापस बौना पौधा यहाँ पर देखा था F2 जनरेशन में आके, लेकिन यहाँ पर तो कुछ वैसा हुआ नहीं। यहाँ तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, 3:1 ना हो गया 1:2:1 हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, जो मेंडल्स लॉ को डेविएट करता है। क्वेश्चन से तुम लोग को छूट गया था, इसको मैं बता दूँ। 2.9 क्या है कि डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस इन द सेम फेनोटाइप, डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस द सेम फेनोटाइप, है ना, कि अगर जीनोटाइप अलग अलग भी रहेगा, जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर मैंने जीन की रचना को जीनोटाइप कहते हैं, जीन की रचना को जीनोटाइप कहते हैं। और जैसे मान लो कि जीन की रचना कैपिटल TT है और जीन की रचना कैपिटल T स्मॉल t है, तो देखो यहाँ पर डिफरेंट जीनोटाइप होगी, दोनों जीनोटाइप अलग अलग है लेकिन सेम फेनोटाइप। लेकिन फेनोटाइप कैसा, ये भी पौधा लंबा है और ये भी पौधा लंबा है, तो ये डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस सेम फेनोटाइप, तब जो है सेम फेनोटाइप, यानी कि बाहर से देखने में एक ही लगता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल टेकिंग बाय द एग्जांपल फॉर द रिजल्ट ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द पी प्लांट। डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये दिखाना होगा कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो किया था मेंडल्स, और किस तरह से ये क्रॉस ऑफ पी प्लांट पर जो किया हुआ था, तो ये बहुत ही आसान है। तुम लोग देखो वो मेंडल जो लिया था कैपिटल RR राउंड येलो, एक पौधा लिया था जिसमें बीज जो था राउंड और येलो था, गोल और पीला रंग का था, और एक बीज ऐसा था मटर का पौधा का
जो रिंकल्ड एंड ग्रीन था, यानी कि झुर्रीदार था और ग्रीन कलर का था, उसके बीच क्रॉस कराया। देखो यहाँ पे दोनों तरफ से क्या होगा, आर और वाई आएगा, कैपिटल आर वाई, एक कैपिटल आर है और एक वाई आया, क्योंकि पता है ये गैमेट बनते समय क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, आधी हो गया और फिर ये दोनों मिला तो फिर पूरा हो गया, म्यूसिस की क्रिया होती है। तो देखो यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर आया, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल आर। तो यहाँ पर F1 जनरेशन में सारे पौधे येलो राउंड ही हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो किया, प्रभावी लक्षण को येलो राउंड। अब इसी को येलो राउंड को 2 बार क्रॉस कराते हैं, सेल्फ क्रॉस, येलो राउंड येलो राउंड। तो ये 4 तरह का जीन दिया, ये तुम लोगों को बताया हुआ था। इधर से भी 4 तरह का जीन दिया और ये जीन देने के बाद क्रॉस कराते हैं। तो देखो जो अंडरलाइन किया हुआ है, देखो कैपिटल आर येलो दिखाएगा जहाँ कैपिटल आर होगा, और कैपिटल वाई जहाँ होगा, दोनों में एक में से कोई कैपिटल वाई होने से वो येलो हो जाएगा और दोनों में से कोई कैपिटल आर होने से राउंड हो जाएगा। तो ये इस तरह से देखोगे, राउंड येलो, राउंड येलो। देखो राउंड येलो, ये भी देखो राउंड होगा क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, ये येलो होगा, ये राउंड होगा, येलो होगा क्योंकि कैपिटल वाई येलो डोमिनेंट है। तो ऐसा देखो 9 घर आया, येलो राउंड वाले 9 ऐसे हम लोग को जीनोटाइप मिल रहा है, इसको जीनोटाइप बोल रहे हैं इसको। तो 9 ऐसे जीनोटाइप मिले जिनका जीनोटाइप अलग अलग है। किसी का भी जीन की रचना एक जैसा है क्या, तुम देखो कैपिटल आर और वाई वाई, देखो कैपिटल आर और वाई वाई, एक ठो का भी 9 का, अगर 9 का घर अगर हम लोग चेक करेंगे तो किसी में भी जीन की रचना इक्वल नहीं होगा, अलग अलग जीनोटाइप होगा, लेकिन फिर भी फेनोटाइप सेम होगा। तो यही चीज़ को हमको कहना है। इतना करने के बाद में हम लोग लिख देंगे कि ये जीनोटाइप अलग अलग होते हुए फेनोटाइप सेम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबे नहीं करेंगे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट बार में जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें जो है खास करके कुछ चैप्टर कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया को लेकर के किस तरह से, बहुत ही आसान है, जो 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं जो तुम कर पाओगे। तो जो लोग नए आए हो उन लोग को से मैं अनुरोध करूंगा सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं और बाकी सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, और अपने सगे संबंधी रिलेटिव बंधु जहाँ भी हो सबको शेयर करें। और इसका लाइक तो बनता है, इतना मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को लाइक करें ताकि ये हमारा ये चैनल ग्रो कर पाए और भविष्य में ये इसका ग्रो का लाभ आप सबको मिल पाए, सपोर्ट सबको मिल पाए। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट।